जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो एक मौनी फूल कंप्लीट होने के बाद में अब हम लोग अगली कविता पे आते हैं, जिसका नाम है खोटा काठे पैदे खंडी। तो इसमें से हम लोग कुल जो वो 19 कविता पढ़ने वाले हैं। तो एक मौनी फूल का कंप्लीट 31 कविता हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। साथ ही साथ उसमें कई सारे एमसीक्यू भी वीडियो लेक्चर डाला हुआ है, तो वो भी अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इस कविता की शुरुआत करने के पूर्व में कुछ कुछ बेसिक चीज़ें जानना आवश्यक है। जैसे सबसे पहले तो सवाल उठता है कि खोटा काठे पैदे खंडी में कुल कितनी कविता हम लोगों को पढ़ना, तो 19 कविता इसमें से कुल पढ़ना है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह ए के झा, डॉक्टर ए के झा जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है ना। ए के झा जी ने इस कविता को पूरा लिखा है। ठीक है, दूसरा सवाल तो ये हो गया। और सवाल क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले तो यह कैसी रचना है, तो यह कविता संग्रह है। ए के झा जी के द्वारा लिखा गया है, जिनका पूरा नाम अजीत कुमार झा है। इनका पहला प्रकाशन कब हुआ था इस पुस्तक का, तो इस पुस्तक का पहला प्रकाशन 1984 में हुआ था। कहीं पे आपको 1983 मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा 1984 इसका सही आंसर होगा। और खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी जो है वो पहला प्रकाशक के रूप में जाना जाता है। दूसरा प्रकाशन इसका 2012 में आया था, है ना, जिसमें से झारखंड झरोखा इसका प्रकाशक के रूप में जाना जाता है। फिर बाद में 2019 में इसका नया संस्करण आया पृथ्वी प्रकाशन के द्वारा। इसकी पहली कविता जो वो चनफर मानस है, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसकी अंतिम कविता जो है वो छुआ दुलार या तो छुआ साहित्य के रूप में जाना जाता है, जिसको कविता का नाम डीडी नूनू पापा खऊ के नाम से भी कविता लिखा हुआ है। सबसे पहले ये सब चीज़ें तो आपने समझ लिया, लेकिन एक सवाल आपका बच गया होगा कि पहले तो इस नाम का अर्थ भी हमको नहीं पता है। पहले तो इस नाम का अर्थ पता होना चाहिए कि आखिर में इसका अर्थ क्या होता है। तो खोटा काठे, खोटा मतलब तो आपको पता चल गया, काठ मतलब होता है ना 30 पहला 40 पहला, कहीं कहीं पे 40 पहला का देखने को मिलता है ना। ज़्यादातर जगह पे एक काठ जो वो 40 पहले का माना गया है। तो जो भी है 30 पहला या 40 पहला, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होता है ना, ये आप समझिए। बोलता है कि अगर खोटा उसमें एक काठ है, मान लेते हैं खोटा अगर उसमें से एक काठ है, तो उसमें से आधा भाग उसका जो है वो ऊपर का जो आधा भाग है वो उसका पद्य भाग है, और आधा जो नीचे का भाग है ये इसका गद्य भाग है ना। तो बोलता है कि खोटा काठे पैदे खंडी। अगर खोटा एक काठ है तो पद्य भाग उसका एक खंड है, यानी आधा है ना। तो उसका एक खंड जो वो पद्य भाग है और एक भाग जो वो अन्य गद्य भाग हो गया। तो इस प्रकार से वही बोला जा रहा है कि अगर खोटा एक काठ के रूप में जाना जाता है तो पद्य भाग जो उसका है, पद्य में क्या क्या आता है, तो कविता आ गया। जितने भी आप कह सकते हैं कि खंड काव्य या प्रबंध काव्य पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें कविता हो गया, ये सब चीज़ें जो वो पद्य भाग में आता है। जबकि गद्य रचनाओं में कहानी हो गया, नाटक, उपन्यास, है ना, उसके बाद संस्मरण, जीवनी, शब्दचित्र, यात्रा वृत्तांत, ये सभी चीज़ें जो वो आपके गद्य भाग में आते हैं। लेख हो गया, तो वो सब चीज़ें जो वो गद्य भाग में आते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे से समझ लिया। अब सवाल एक और बन सकता है यहाँ पे कि लेखक से संबंधित भी तो प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। जब हम इसका एमसीक्यू करवाएंगे तो वहाँ पे उन एमसीक्यू को भी हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा आज संक्षेप में हम लोग जो वो चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे ए के झा जी का सबसे पहले तो पूरा नाम आपको याद रखना है, अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम है ना, ए के झा जी का। उपनाम इन्हें जो वो झारपात उपनाम से जाना जाता है, झारपात उपनाम से ए के झा जी को जाना जाता है। ये आप अच्छे से पता होगा आप सभी को। साथ ही साथ ए के झा जी को खोटा घारक मुंधी खूंटा कह करके महेंद्र गुरुनाथ गोस्वामी ने खोटा घारक मुंधी खूंटा कह करके भी संबोधित किया था। जन्म अगर बात करें कि ए के झा जी का या झारपात जी का, या ए के झा जी का जन्म की अगर बात करें तो 20 जून 1939 को इनका जन्म हुआ था चंडीपुर कसमार बोकारो में। इनके पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा था और माता का नाम कुसुमबाला देवी। शिक्षा दीक्षा की अगर बात करें तो मैट्रिक इन्होंने 1959 ईस्वी में कर लिया था, है ना। 1959 ईस्वी में बहुत ही जाने माने कह सकते हैं कि खोटा के अगर सबसे मुख्य साहित्यकारों के रूप में अगर हमें कोई चुनना होगा तो हम ये नहीं बोलेंगे, हम सम्मान करते हैं सभी लेखकों का, सभी साहित्यकारों का। लेकिन अगर कहीं बात करें कि एक्चुअल में जो खोटा भाषा का लेखन शैली है वो ए के झा जी की रचनाओं में झलकता है। और प्योर खोटा जो ठेठ खोटा होता है ना, उस खोटा शब्दावली का प्रयोग जो वो इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। यही कारण है कि जब इनकी कविताओं को पढ़ेंगे या अन्य रचनाओं को पढ़ेंगे तो आपको कठिनाई होगी वहाँ पे समझने में।
कारण यही है कि इनका जो खोटा का शब्दावली है वो बड़ा ही कठिन है ना, एकदम प्योर ठेठ खोटा का शब्दों का प्रयोग जो इन्होंने किया है। बाकी के अन्य साहित्यकारों का भी हम सम्मान करते हैं, हम ये नहीं बोलते, हर साहित्यकार का हम सम्मान करते हैं, हर उस लेखक का सम्मान करते हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में जो वो काम किया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें इन्होंने तो नौकरी में तो याद रखेंगे पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में इन्होंने स्टोर कीपर के रूप में 1975 से लेकर के 1999 तक इन्होंने नौकरी भी किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखने। सम्मान की अगर बात करें तो खोटा रत्न, श्रीनिवास पानुरी सम्मान जैसे कई प्रसिद्ध सम्मान के रूप में इनको जो वो सम्मानित भी किया गया। विशेष में अगर बात करें तो यह एक मौसम वैज्ञानिक या मौसम विज्ञानी साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, धारा गगन सिद्धांत। यहाँ से भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखेंगे। अगर इनके रचनाओं में बात करें तो इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की है, जिसमें से कुछ चर्चित रचनाओं में बात करें तो खोटा काठे गद्य खंडी, खोटा काठे पैदे खंडी, समाजे सरजुत निसैन, खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण जो कि खोटा की पहली व्याकरण है। उसके बाद कविता पुराण जो कि बाल विषय कविता है, सैर सगरट, मेका मेकी ना मेट माट है ना, सैर सगरट एक इनका लिखा हुआ उपन्यास है, मेका मेकी ना मेट माट एक नाटक है, पूटी और पालू शब्दचित्र है जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित शब्दचित्र के रूप में जाना जाता है। तो ये सारी रचनाएं ए.के. झा जी के द्वारा लिखी गई है। अब चलिए बाकी की चीज़ें हम बाद में बताएंगे। ए.के. झा जी का निधन जो वो 29 सितंबर 2013 ईस्वी को इनका जो वो निधन हो गया। ये डेट आप जरूर याद रखेंगे, 29 सितंबर 2013 है ना, इस तिथि को इनका जो वो निधन हो गया। लेकिन साहित्यकार, कहावत है साहित्यकार कभी नहीं मरते, वो हमेशा कह सकते हैं कि अमर रहते हैं हमारे जीवन में। जब भी उनका कविता आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आज भी वो हमारे बीच में है और हमें जो वो कुछ ना कुछ वो सलाह दे रहे हैं, कुछ ना कुछ हम लोगों को सिखा रहे हैं, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आते हैं पहली कविता पे। जो पहली कविता है इनका, तो इसका नाम है चनफन मानुस, है ना। खोटा काठे पैदे खंडी की जो पहली कविता है इसका नाम है चनफन मानुस। अगली कविता, इसका जो आखिरी कविता है, आखिरी कविता बता देते हैं, बाकी के कविता तो एक एक करके हम लोग करते ही जाएंगे। बाकी के टेबल अगर आपको दे दिया जाएगा, टेबल आप घबराए नहीं, पूरा टेबल हम दे देंगे, 19 कविता कौन कौन से हैं तो वो सब का टेबल भी आपको दे दिया जाएगा। तो इसके बाद इसकी आखिरी कविता भी सवाल पूछा जा सकता है, तो इसकी आखिरी कविता जो है उसका नाम है छुआ साहित्य या डीडी नूनू पापा खऊ। चलिए तो शुरुआत करते हैं इसकी पहली कविता की, चनफन मानुस। सवाल उठता है कि चनफन मानुस का अर्थ क्या होता है, तो चनफन का अर्थ होता है तेज, बुद्धिमान, है ना, बुद्धगर, है ना, जिसको बोला जाता है चनफन। तो चनफन का अर्थ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होता है, लुरगर यानी दिमाग वाला, या तो तेज तर्रार, या तो ज्ञानी, बुद्धिमान, ये सभी जो वो चनफन का अर्थ होता है। मानुस का मतलब मनुष्य तो आप जानते ही हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं कविता की। कहता है कि घन घन लौतन नित मानुष मन। घन घन मतलब घड़ी घड़ी, हर पल पल पल। लौतन मतलब होता है नया, नित मतलब डेली, मानुष मतलब मनुष्य, और मन मतलब आपको पता ही है कि मनुष्य के मन में हर घड़ी घड़ी कुछ ना कुछ जो वो नया नया चलता रहता है ना। तो मनुष्य के मन में जो दिमाग में जो वो कुछ ना कुछ घड़ी जो वो कुछ ना कुछ चलता रहता है, और कुछ ना कुछ नया नया जो वो सोचता रहता है, उसके मन में नया नया चीज़ें चलती रहती है। तोड़ छोड़ जड़ मेड़ करम, कि तोड़ छोड़, अब यहाँ पे तोड़ मतलब उन सभी लोगों को बोला गया है जो आलसी लोग हैं। बोलते हैं कि सब तोड़ जैसन आलसी थोड़े ना, तोड़ जैसन मतलब आलसी कोढ़िया सब के छोड़ करके, है ना, कोढ़िया आलसी सबके छोड़ करके बाकी जितने भी तेज बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो कुछ ना कुछ डेली जो वो कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, नया कुछ कर रहे हैं, और नया कुछ सिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि उन आलसी लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लोग जो वो डेली हर दिन नया नया, नित मतलब होता है हर दिन, घन मतलब पल पल में कुछ ना कुछ वो नया सोच रहे हैं, मनुष्य के मन में कुछ ना कुछ नया चल रहा है। लौतन मतलब होता है नया। तोड़ छोड़ जड़ मेड़ करम, लैर धैर्य के प्रकृति संग, लैर धैर्य के प्रकृति संग, धरल बाढ़ेक जो लूर ढंग। अब यहाँ पे जो शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो क्षमता के लिए प्रयोग किया गया है ना। कहते हैं कि धरल बाढ़ेक जो लूर ढंग, कि आपने क्षमता के अनुसार से, जो भी अपने क्षमता के अनुसार से अपने बुद्धि को, अपने विवेक को बढ़ाया है,
वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो आगे भी बढ़े हैं, और वो हर दिन जो वो कुछ ना कुछ समाज कल्याण के लिए, सबके हित के लिए, वो मनुष्य कल्याण के लिए, मनुष्य के हित के लिए कुछ ना कुछ वो सोचते रहते हैं प्रकृति के संग में। यानी कह सकते हैं कि वैसे चीज़ें नहीं करना चाहिए जो प्रकृति के खिलाफ हो, क्योंकि प्रकृति का एक सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, उनसे सीखने की भी आवश्यकता है, और उनके साथ में खिलवाड़ करना तो बिल्कुल भी हमारा हक नहीं है, ना ही हमें वो अधिकार मिलता है। हमें बिल्कुल ये अधिकार है कि हम नई चीज़ों का आविष्कार करें, लेकिन साथ ही साथ ये भी हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हमारे संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा आधार है ना, जो हमारा जड़ है, कह सकते हैं कि उन चीज़ों को बिगाड़ने का भी, नुकसान करने का भी हमें अधिकार नहीं है। कई लोग साइंस के नाम पर आज जो वो प्रकृति को नष्ट पूरा कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ने हैं। आगे बोलते हैं कि घन घन लौतन नित मानुष मन, की घन घन हर पल जो वो मनुष्य जो वो कुछ ना कुछ नया सोच रहा है। आगे है कि नवा बनार नवा टवान। अब बनार मतलब क्या होता है? बनार का अर्थ होता है यहां पे पता, है ना। लौतन मतलब हो गया नया, तो नवा बनार, नवा मतलब नया, बनार मतलब पता, नवा टवान, टवान मतलब होता है खोज। तो टवान का अर्थ क्या होता है? टवान का अर्थ होता है खोज, कि हर व्यक्ति जो है वो, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो नए नए आविष्कार कर रहे हैं, नया नया जो वो खोज कर रहे हैं, हमेशा वो पता लगाते रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो वो हम मनुष्य कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, अपने देश कल्याण के लिए, सबके हित के लिए क्या क्या चीज़ें हम खोज कर सकते हैं, चीज़ें आसान कर सकते हैं, ताकि उनके लिए जो ये जो पहले कठिन था वो सब चीज़ें आसान हो सके, है ना। तभी तो आज मनुष्य जो वो चांद पर पहुंच गया। और भी कई सारे, पहले हम लोग जो वो बैलगाड़ी में, सगर गाड़ी जिसको बोला जाता है, बैलगाड़ी में चलते थे, आज हवाई जहाज तक चल रहे हैं, है ना। जैसे परमाणु जैसे नए नए चीज़ों का आविष्कार हुआ, रॉकेट साइंस का आविष्कार हुआ। तो ये कह सकते हैं कि मनुष्य की बुद्धिमत्ता का ही तो परिचय है। अगर मनुष्य कहीं ना कहीं डेली अगर कुछ नया नहीं सोचते, वो भी कुछ लोगों के जैसा कि खा पी करके सो रहे आराम से, जीवन यापन किसी तरह से कट ही रहा है, तो वो तो एक जानवर का भी कट रहा है, वो भी खा पी करके मस्त से सोया हुआ है, वो भी काट रहा है। तो फिर मनुष्य और जानवर में अंतर क्या हो गया? जब आपने समाज कल्याण के लिए, दूसरे के हित के लिए कुछ अगर अपने जीवन में आज तक कुछ किया ही नहीं, तो समझ लीजिए कि उनमें और आप में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, है ना। अब आप में यहाँ पे आपको नहीं बोला जा रहा है, ठीक ना, आप तो बुद्धिमान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोलता है कि नवा बनार नवा टवान, कि नवा बनार यानी नया नया पता, नया नया खोज, भेव टोहड़ा जो जुगुते मन, कि भेव, भेव मतलब होता है रहस्य, उस रहस्य को खोजिए और उसको खोज करके बाहर निकालिए, जो आपके मन में चल रहा है, जो आपके दिमाग में आ रहा है, उस चीज़ को, उस रहस्य को समझिए, खोजिए और उसको बाहर निकाल करके लोगों तक पहुंचाइए। यही तो है, तब ना है। तो बोलते हैं कि घन घन लौतन नित मानुष मन, की इसी प्रकार से हर घड़ी जो वो कुछ ना कुछ नया अपने मन में सोचते रहिए, नया कुछ आविष्कार करते रहिए, नया चीज़ कुछ करते रहिए, लेकिन हमेशा जो ये आपको ख्याल रखना कि किसी का अहित ना हो, है ना। हमेशा सभी के हित को लेकर के ही आगे बढ़ना चाहिए। अब बोलेंगे सब खुश नहीं हुआ तो कुछ लोगों का तो बात ही नहीं करना है, वो तो कुछ लोग हर जगह पे बुराई ढूंढते हैं, तो उन लोगों की बात हम नहीं कर रहे हैं। बाकी के जो चीज़ें हैं, वास्तविक रूप में जो वास्तविकता है, सभी के कल्याण की बातें, तो ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि जो हम करने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, है ना। तो ये सभी चीज़ें सोचते हुए आगे जो बढ़ना चाहिए। तो यही इस कविता में है मुख्य रूप में। बहुत ज़्यादा बड़ा कविता नहीं है, छोटी सी कविता थी। तो उम्मीद करते हैं कि इस कविता के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ए.के. झा जी की कविता से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो उनके शब्दावलियों का अर्थ समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मायने नहीं रखता कि कविता कितनी छोटी है। आप ये देखिए ना कि उस गागर में पूरा सागर भरा हुआ है, ये आपको देखना होगा, है ना, कि उस छोटी सी कविता में कितना कुछ डाला हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा। हर एक शब्द का एक अलग अलग अपना अर्थ है, तो वो सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। उस प्रकार से अगर सोच करके देखेंगे तो ये कविता छोटी तो नहीं लगेगी। अब सवाल उठता है कि यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो पहला तो सवाल यही बनेगा कि चनफन मानुष कैसन रचना लगे, तो यह एक कविता है। कौन किताबें छपल या उखरवल है, तो खोठा काठे पैदे खंडी किताबें उखरवल है।
इसके अलावा और क्या बन सकता है कि चनफन मानुष कहकर लिखल कविता लागे, तो ए.के. झा जी के द्वारा लिखी गई कविता है। तो ए.के. झा जी के द्वारा लिखी गई यह कविता है चनफन मानुष। अगला सवाल बन सकता है कि चनफन कर माने की हबो है, तो चनफन कर माने हबो है बुद्धिमान, तेज, बुद्धिगर, ज्ञानी, है ना, जो तेज तरार होता है ना। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल और क्या क्या बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, घन घन मानुष मन की सोचे है। तो घन घन मतलब हर घड़ी मनुष्य के मन में क्या सोच आता है, तो नवीनतम, नवीनता, लौतन, है ना, नया नया चीजें जो वो सोच उनके मन में आता है। मानुष केकर से लड़ा है, मानुष यहाँ पे जो वो किससे लड़ रहा है, मनुष्य यहाँ पे जो लड़ रहा है वो मेढ़ा क्रम, मतलब जो मेढ़ा बैल जैसे वो बोलल जाए ना कोरिया सबके, तो मेढ़ा क्रम से लड़ रहा है आज मनुष्य। अगला क्या है कि वो लड़ रहे रोड़ा, यानी जो रास्ते में जो वो रोड़ा बन करके खड़े होते हैं, जो आपके रास्ते को रोकते हैं, उनसे मनुष्य जो आज लड़ रहा है, प्रकृति से लड़ रहा है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ पे इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। चनफन मानुष अपन उद्देश्य पूर्वे खातिर कैसे बढ़ा है। चनफन मानुष यानी जो तेज बुद्धिमान वाला व्यक्ति होता है वो अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए क्या करता है, तो याद रखेंगे वो पहला तो अपना ओज से बढ़ता है, उत्साह से बढ़ता है और अपने तरीके से बढ़ता है, ढंग से, लूर ढंग से, मतलब दिमाग से वो बढ़ता है। किसी के बहकावे में नहीं आता, किसी के बातों को सुन करके वो काम तुरंत करने नहीं लगता है। वो पहले अपना बुद्धि लगाता है कि क्या हम ये काम करने जा रहे हैं ये सही है या गलत है, हम इस कार्य को करेंगे तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, किसी के मन में ठेस तो नहीं पहुंचेगी। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ करके ही वो आगे बढ़ता है, ना कि किसी के बहकावे में कोई कुछ बोल दिया और उसको वो काम करने के लिए तैयार हो गया, तो ऐसा कभी नहीं करता है ना। तो ये सब आप चीज़ें आपको याद रखनी है। मनुष्य अपने उद्देश्य पुराना करने के लिए क्या खोजता है, तो नवा बना, यानी नया नया पता करता है, खोज करता है, नवा टवान खोजता है ना, और रहस्य को जानने का प्रयास करता है, कि जो भी रहस्य उन रहस्यों को भी जानने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से सवाल तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, कई सारे सवाल बन सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना सवाल तो आपको जरूर याद रखने हैं। सवाल हमने सब कुछ पहले बता दिया, उसके अलावा ए.के. झा जी से संबंधित भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो चंडीपुर कसमार में जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 20 जून 1939 को हुआ था। उनका निधन कब हुआ था, तो 29 सितंबर 2013 को हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था, तो लक्ष्मी नारायण झा, माता का नाम कुसुमबाला देवी, है ना। तो ये सभी चीज़ें सवाल जो वो पूछे जा सकते हैं। एकर में कौन खोटा कविता के मौसम विज्ञानी भी कहल जाए, तो ए.के. झा जी को कहा जाता है। तो ऐसे सवाल आपसे बना करके कहीं से भी सवाल पूछ लिए जाएंगे। तो इतने चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं, बाकी की चीज़ें तो आपको आसानी से पता चल ही जाएगा। जब एक बार कंप्लीट आप 1900 कविता पढ़ लेंगे, उसके बाद लगेगा कि नहीं ये भी बिल्कुल उसी तरह से आसान ही था, सिर्फ कठिन जो वो बनाया गया था, लेकिन हम उसे आसान बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए, अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप आसानी से उन सारे वीडियोस का बेनिफिट्स उठा पाएंगे। मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।